जब एफआईआर एक बार रजिस्टर हो गई, केस विड्रॉ नहीं होगा। हाँ, एक तरीका है, घेर के पीटा, डंडों से पीटा, सिर में बहुत सारी चोट आई और भी बहुत सारी चोट आई। फाइनली भगवान की कृपा से वो आज हम लोगों के बीच में है, जिंदा है। ये बड़ी एक सुखद बात है। इनमें से ये इतने लोग स्टूडेंट हैं और इतने लोग स्टूडेंट नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिमिनल केसेस को वापस लेने की चर्चा काफी है। जो सीजेपी का प्रदर्शन था, हिंसक प्रदर्शन हो गया था, उसमें पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया और जो सीजेपी के प्रदर्शनकारी थे उन्होंने भी बहुत सारी हिंसा की। तो उस मामले में जो केस रजिस्टर हो गए हैं अलग अलग स्टेट में, इंक्लूडिंग दिल्ली, उनको वापस लिया जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो मैं आप लोगों को इस बात से अवेयर करना चाहता हूं कि किसी केस को वापस लेने की प्रक्रिया क्या होती है, किस तरीके से किसी केस को वापस लिया जा सकता है, लॉ क्या कहता है उसके बारे में, वो सारी एकदम सारी प्रक्रिया, कंप्लीट प्रोसीजर आपको मैं बताना चाहता हूं, जिससे कि आप अपना माइंड सेट कर सकें कि ये केसेस वापस होंगे नहीं होंगे, कितने होंगे, किसके खिलाफ होंगे और क्या किसका रोल रहेगा। तो मैं सबसे पहले आपको यही बताना चाहूंगा कि केसेस को वापस लेने के लिए किस किसके रोल हो सकते हैं, जिनको एग्जामिन करना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रोल है पुलिस का, कि पुलिस का क्या रोल होगा केसेस को वापस होने में। दूसरा रोल, कोर्ट का कोई रोल है क्या इसके अंदर केस को वापस करने के लिए? क्या गवर्नमेंट का कोई रोल है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कोई रोल है? लोक अभियोजक का कोई रोल है क्या? या फिर विक्टिम, कंप्लेनेंट, जो उस ऑफेंस का शिकार बना है, कोई प्राइवेट व्यक्ति, पब्लिक सर्वेंट ही क्यों ना हो, अगर उसको कहीं कोई चोट आई है, इंडिविजुअल बेस पर वो विक्टिम है, तो क्या उसका भी कोई रोल है? इन सारी बातों पर मैं चर्चा करूंगा। एक इंपॉर्टेंट बात और समझनी पड़ेगी आपको दोस्तों, कि कोई भी केस किस स्टेज पर वापस किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो स्टेजेस भी इंपॉर्टेंट होंगी। तो दो स्टेजेस में चर्चा करने की कोशिश करूंगा, कि जब केस पुलिस के हाथ में हो, अर्थात जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो केस का, क्या उस स्टेज पर केस वापस हो सकता है, या फिर कोर्ट के हाथ में है, इट मींस इंक्वायरी चल रही है या ट्रायल चल रहा है, क्या तब जाकर केस वापस हो सकता है। इन सारी बातों पर आज मैं आपको वन बाय वन चर्चा करके दिखाऊंगा। दोस्तों वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। और दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन करेंगे तो बहुत अच्छा। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पुलिस का क्या रोल होता है एक केस को रजिस्टर करने में और रजिस्टर्ड केस को वापस लेने में। देखिए कभी कभी आप वर्ड सुनते होंगे एक ऑफेंस, और एक वर्ड सुनते होंगे आप केस, तो दोनों में डिफरेंस है। जब एफआईआर रजिस्टर हो जाती है या कंप्लेंट केस की बात करें, तो जब कॉग्निजेंस हो जाता है तब उसको केस कहा जाता है। तो यहां हम लेकर चल रहे हैं एफआईआर की बात, कि जब एफआईआर एक बार रजिस्टर हो गई, कानून की धारा है, नई से नई कानून है 173 बीएनएसएस। इस सेक्शन में एफआईआर रजिस्टर की जाती है जब जब पुलिस के पास कोई भी एक इंफॉर्मेशन जाती है और वो इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज करती हो, तो अब पुलिस बाउंड है कि उसको एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी। अब एक एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे, क्योंकि एक एग्जाम्पल के थ्रू आसानी से समझ में आएगा। आप सब लोगों ने देखा होगा कि एक पुलिस इंस्पेक्टर थे दिल्ली पुलिस के, जो नाइट ड्यूटी पर अपना जा रहे थे जंतर मंतर पर। उन्होंने गाड़ी कहीं दूर खड़ी करी और जब वो पैदल जा रहे थे तो बहुत सारी भीड़ खड़ी थी रात में डंडे लेकर। उन्होंने देखा कि पुलिस ऑफिसर वर्दी में जा रहा है, तो उन्होंने उसको पीटा, बहुत घेर के पीटा, डंडों से पीटा, सिर में बहुत सारी चोट आई और भी बहुत सारी चोट आई। फाइनली भगवान की कृपा से वो आज हम लोगों के बीच में है, जिंदा है। ये बड़ी एक सुखद बात है। तो मैं इसी एग्जाम्पल को लेकर रहूंगा लास्ट तक और ये समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर यही केस हो तो किस तरीके से इन्वेस्टिगेट होगा, किस तरीके से वापस होगा, किस तरीके से क्या हो सकता है, किस किस का इसमें रोल होगा। तो देखिए यहां पर वो जो इंस्पेक्टर साहब की पिटाई हुई है, वो एक अपनी इंफॉर्मेशन देंगे, अपना स्टेटमेंट दिया है पुलिस को, और उनके स्टेटमेंट पर
एक एफआईआर रजिस्टर हो गई है। सपोज 123 एफआईआर नंबर है 12326 की ये एफआईआर है और ये रजिस्टर हो गई और सपोज पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन थाने में हो गई। तो पुलिस का क्या रोल है? सबसे पहला दो बातों में रोल देखेंगे हम कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन भी करना है, क्या पुलिस इसको क्लोज भी कर सकती है, क्या इस केस को वापस ले सकती है। तो जब ये एक बार एफआईआर रजिस्टर हो गई तो आप बिल्कुल एकदम क्लियर कट अपने माइंड में बैठा लीजिए कि पुलिस के पास अब इस केस को विड्रॉ करने की, इस केस को खत्म करने की कोई पावर नहीं है। पुलिस के पास सिवाय इन्वेस्टिगेशन करने के कोई दूसरी पावर नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि एक बार पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर दी तो अब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना ही पड़ेगा। अब साथ के साथ हम ये देखेंगे क्या यहां पर कोई सरकार, स्टेट गवर्नमेंट क्या ये डायरेक्शन दे सकती है पुलिस को कि आप इन्वेस्टिगेशन ना करें या आप इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से करें या आप इस केस को क्लोज कर दें? क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसी पावर है कोई कानून में? ऐसी कोई पावर नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के पास कि वो पुलिस को डायरेक्शन दे सके कि आपको इन्वेस्टिगेशन ऐसे करना है या इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करना है अगर एक बार एफआईआर रजिस्टर हो गई है तो। तो यहां इस मामले में जो इंस्पेक्टर साहब ने एक इंफॉर्मेशन दे दी और पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन में सपोज वो एफआईआर रजिस्टर हो गई है तो पुलिस को तो इन्वेस्टिगेट करना ही पड़ेगा। और इन्वेस्टिगेशन के मामले में अगर डेफिनेशन देखेंगे आप इन्वेस्टिगेशन की तो क्लियर कट है, टू कलेक्ट द एविडेंसेस, साक्ष्य एकत्र करना ही इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। और इसमें ये शामिल है कि वो आइडेंटिफाई करें कि ये जो ऑफेंस हुआ है ये किन किन एक्यूज पर्संस ने किया है। तो बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी सीसीटीवी फुटेज, बहुत सारे विटनेसेस भी मिलेंगे, उनके आधार पर कहा जा सकता है कि ये पर्सन है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन जिन्होंने मिलकर एक साथ होकर पुलिस ऑफिसर को पीटा था, जान से मारने की कोशिश करी थी। तो यहां पर एक्यूज आइडेंटिफाई अगर एक बार हो गए तो क्या पुलिस अब ये कह सकती है कि हम इनके अगेंस्ट चार्जशीट नहीं कर रहे जी? हाँ, कह सकती है, लेकिन उस मामले में कह सकती है जब इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ऑफिसर को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ऐसा मिलता है कि इन लोगों के खिलाफ एविडेंसेस नहीं हैं, तो उस मामले में पुलिस कह सकती है कि हम इन लोगों को चार्जशीट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस ने केस वापस ले लिया है। नो, पुलिस के पास या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास जब केस इन्वेस्टिगेशन में है उस समय स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कोई पावर नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर केवल और केवल पुलिस ही इन्वॉल्व होती है। कोर्ट का बहुत ही लिमिटेड रोल होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का बहुत ही लिमिटेड रोल होता है, कोई ज्यादा रोल नहीं होता है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि जो एक एफआईआर एक बार रजिस्टर हो गई है किसी भी स्टेट में तो उसका इन्वेस्टिगेशन होगा ही होगा। वो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर विड्रॉ नहीं हो सकता, वो केस कैंसिल नहीं हो सकता, वापस नहीं हो सकता। अब फिर क्या कोई प्रैक्टिकल तरीका हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट ऐसे केसेस को क्लोज करा दें? हाँ, प्रैक्टिकल तरीका हो सकता है कि पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर जहां मैं बोलूंगा वहां पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वो जो ऐसे केसेस में साक्ष्य कलेक्ट करने के प्रोसेस को फॉलो करता है। अगर वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इस केस को इन्वेस्टिगेट ही इस तरीके से करे कि वो कह दे कि इस मामले में कोई एविडेंस ही नहीं मिल पाई, ऐसा कह सकता है। लेकिन देखिए बड़ी विडंबना होगी कि पुलिस ऑफिसर को ही घेर कर पीटा गया, सरकारी संपत्ति को तोड़ा गया, पुलिस की गाड़ियों को जलाया गया और फिर पुलिस ऑफिसर ही इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर ना करे और कह दे कि जी हमें तो कोई एविडेंस ही नहीं मिली। ये दुर्भाग्य होगा हमारे देश का, बड़ी विडंबना होगी। हाँ, लेकिन अगर पुलिस ने ऐसा कहा कि हमें कोई एविडेंस नहीं मिली है कि ये अपराध तो हुआ है, इसकी एविडेंस तो है, लेकिन ये अपराध किया किसने, ऐसी हमें कोई एविडेंस नहीं मिली, देन पुलिस वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अनट्रेस रिपोर्ट फाइल करेगा कोर्ट में।
अनट्रेस्ड रिपोर्ट का मतलब कि एक्यूज अनट्रेस्ड है, वो पर्सन अनट्रेस्ड है, वो ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं जिन्होंने ऐसा अपराध किया है, तो इसको अनट्रेस्ड रिपोर्ट बोलेंगे और कोर्ट में तो जाएगी जाएगी। देखिए पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कंक्लूड कुछ भी करे, बट वो रिपोर्ट 193 बीएनएसएस के थ्रू कोर्ट में जाएगी ही जाएगी। इट मींस एक्यूज मिले, उनके खिलाफ एविडेंसेस भी मिली, आइडेंटिफाई हुए एक्यूज, देन चार्जशीट जाएगी, कोर्ट के सामने जाएगी। अभी तक केस वापस नहीं हो सकता है। ध्यान देना, स्टेज आपको समझना है कि केस कब वापस हो सकता है, कैसे वापस हो सकता है। अगर मान लो प्रैक्टिकल रूप में किसी ने पीछे से प्रेशर बनाया कि नहीं ये तो केस हमें क्लोज ही करने, तो इन्वेस्टिगेशन ऐसा किया कि कोई एविडेंस ही नहीं मिली, तो ये कह सकते हैं कि केस अनट्रेस है जी, लेकिन रिपोर्ट अगेन कोर्ट में जाएगी। या फिर ये कह सकते हैं कि कोई ऑफेंस ही नहीं हुआ, देन कैंसिलेशन रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी। या ये कह सकते हैं कि एविडेंसेस इनसफिशिएंट हैं, पर्याप्त सबूत नहीं है। सबूत है ही नहीं और पर्याप्त सबूत नहीं है, दोनों में आता है। लेकिन सपोज कोई भी रिपोर्ट बना दी, अब ये रिपोर्ट जाएगी कोर्ट के पास, तो कोर्ट बाउंड नहीं है कि जो ओपिनियन पुलिस ने दी है उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर ले। और यहां पे भी कोर्ट में भी अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट है तो जनरली वो एडिशनल सेशन जज के रैंक की होती है, लेकिन उनको कॉग्निजेंस लेने के लिए मैजिस्ट्रेट का दर्जा दिया जाता है कि आप मैजिस्ट्रेट की तरह कॉग्निजेंस ले सकते हैं, क्योंकि कॉग्निजेंस लेने की पावर केवल और केवल मैजिस्ट्रेट साहब के पास है, एक्सेप्शन सर्टेन मामलों में बस। तो मैजिस्ट्रेट साहब के पास जब केस गया तो अब वो अपना माइंड लगाएंगे उसमें, और सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर मैनर में हुआ है। अगर प्रॉपर मैनर में इन्वेस्टिगेशन हुआ है देन आगे की प्रोसीडिंग करेंगे, और अगर नहीं हुआ है तो उनके पास पावर है कि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर सकते हैं उसी स्टेशन हाउस ऑफिसर को जिसके यहां से ये रिपोर्ट आई है कि आप इन इन पॉइंट पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करिए, देन उसका आउटकम मेरे पास फाइल करिए। तो वो पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, एसएचओ अगेन इन्वेस्टिगेशन करेगा और जो भी एविडेंसेस कलेक्ट होंगी उनको फिर से मजिस्ट्रेट साहब के सामने पुटअप कर। अब मैजिस्ट्रेट साहब पूरे केस में जो एविडेंसेस हैं उनको देखेंगे, उनके आधार पर दो बार डिसाइड करेंगे क्या कोई ऑफेंस सचमुच में हुआ है, कोई अपराध हुआ है। अगर अपराध हुआ है तो उस अपराध का संज्ञान लेंगे मैजिस्ट्रेट साहब, कॉग्निजेंस लेंगे। सेक्शन 220, सेक्शन 210 बीएनएसएस नया कानून, पुराना कानून 190 सीआरपीसी। कॉग्निजेंस लेंगे जैसे ही वो पाएंगे कि हाँ कोई अपराध हुआ है। नेक्स्ट काम क्या होगा मैजिस्ट्रेट साहब का, जैसे ही उन्होंने कॉग्निजेंस लिया कि हाँ ये ऑफेंस हुआ है, देन वो देखेंगे कि ये अपराध किन किन व्यक्तियों ने किया है। जिन जिन व्यक्तियों को वो पाएंगे रिपोर्ट के आधार पर कि इन इन व्यक्तियों ने ये ऑफेंस किया है, उन सभी व्यक्तियों को सम्मन्स इशू करेंगे कि आप मेरे सामने समक्ष होइए और आप जवाब दीजिए। अब मामला पुलिस के क्लोज करने से भी क्लोज नहीं हुआ अगर एविडेंसेस रिकॉर्ड पर अवेलेबल हैं। तो दो बातें यहां तक समझ में आ गई होंगी आपको दोस्तों कि एक तो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर यह केस वापस नहीं हो सकते, लॉ ये कहता है। दूसरी बात, अब मामला पहुंच गया कोर्ट के सामने, तो क्या इस स्टेज पर केस वापस हो सकता है? हां, इस स्टेज पर केस वापस हो सकता है। केस है, सेक्शन है 360 बीएनएसएस। यही सेक्शन पहले 321 सीआरपीसी हुआ करती थी, और यहां पर बताया गया है कि कोई केस किस तरीके से विड्रॉ हो सकता है, कोई केस, लेकिन लिखा है वहां पर कोर्ट के सामने किसी भी स्टेज पर केस वापस हो सकता है। लेकिन इसमें रोल किस किस का होगा, तो रोल के लिए आपको मैं अगेन लेकर चलूंगा कि सबसे पहले देखिए क्या कोर्ट का इसमें कोई रोल है, गवर्नमेंट का कोई रोल है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कोई रोल है क्या?
तो सबसे पहली बात आप नोट करिए कि केस को विड्रॉ करने की पावर केवल और केवल दो लोगों को दी गई है। कौन सी सेक्शन में? 360 BNSS। केवल और केवल दो लोग कौन कौन होंगे? एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो इस केस का इंचार्ज है। हर केस के लिए एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर दिया जाता है। एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर इंचार्ज होता है उस केस का। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हो सकता है, जो इस केस का इंचार्ज होगा लोक अभियोजक, वो उसके पास पावर है कि ये इस केस को विड्रॉ कर ले। तो सबसे पहली बात, केवल और केवल एक ही व्यक्ति है जिसके पास पावर है कि वो केस को विड्रॉ करने की एप्लीकेशन लगा सकता है, वो है लोक अभियोजक या असिस्टेंट लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो यही जवाब है। ना तो कोर्ट के पास पावर है विड्रॉ करने की, ना पुलिस के पास पावर है, ना गवर्नमेंट के पास पावर है। ध्यान देना, ना गवर्नमेंट के पास पावर, केवल और केवल किसके पास है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। लेकिन क्या बाकी लोगों का, कोर्ट का कोई रोल नहीं होगा? क्या गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा? अकेला पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही सर्वे सर्वा होगा कि वो कुछ भी कर ले, जब उसका मन आए कि वो केस को विड्रॉ कर ले, जब उसका मन आए कि नहीं जी मैं तो नहीं करता हूं। और क्या विक्टिम, जो उस केस का विक्टिम है, इसका कोई रोल नहीं होगा? तो एक बात तो आप अभी नोट कर लीजिए दोस्तों, कि जब ये पुराना कानून था, सेक्शन 321 सीआरपीसी था, इस पुराने कानून में विक्टिम का कोई रोल नहीं था। एक बार अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ये डिसाइड कर लिया कि ये केस मुझे वापस लेना है, और बाकी सबके रोल अभी मैं बताऊंगा कितने होंगे, कैसे होंगे, बट ध्यान देना कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट से ही उसको वापस करेगा, अपनी मर्जी से वापस नहीं करेगा स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि आपने देखा होगा केस का टाइटल कैसे होता है? स्टेट वर्सेस एक्स वाई जेड। ये एक्स वाई जेड एक्यूज है और केस किसका है? स्टेट का है। जैसे कंप्लेंट केस में देखा होगा आपने एबीसी वर्सेस एक्स वाई जेड, तो केस किसने डाला है? एबीसी ने, कंप्लेंट केस। और एबीसी ने डाला है तो एबीसी की मर्जी कि वो वापस करे या ना करे। यहां पर केस स्टेट का है और स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। डायरेक्ट स्टेट नहीं आता है खड़े होने के लिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट करता है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट की कंसेंट से, स्टेट की परमिशन से इस केस को विड्रॉल की एप्लीकेशन लगा सकता है। तो स्टेट का कितना रोल है कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को परमिशन दे या ना दे, या सीधे ही अपनी तरफ से कह सकता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि आप इस केस को विड्रॉ कर लीजिए। तो कितने लोग आपको समझ में आ गए? मेन रोल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, बट स्टेट का कितना रोल है, गवर्नमेंट का कितना रोल है कि वो परमिशन दे या ना दे पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पुलिस का रोल आप समझ गए, उसका रोल इन्वेस्टिगेशन करना ही करना। अब दो लोग बच जाते हैं, उनका रोल, कोर्ट का रोल एंड विक्टिम का रोल। तो एक और बात आप नोट कर लीजिए कि जब नया कानून बना, जब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बना, 321 सीआरपीसी से 360 360 बीएनएसएस आया, तब इसमें अमेंडमेंट किया गया। पहले विक्टिम का कोई रोल नहीं था केस विड्रॉल के लिए, लेकिन अब नए कानून में विक्टिम का रोल डाल दिया गया है। और विक्टिम के रोल के साथ साथ पुराने से पुराने ही कानून में लिखा था कि जैसे ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने एप्लीकेशन लगाई केस को विड्रॉ करने की कोर्ट के सामने, तो कंसेंट देगी कोर्ट कि वो कोर्ट इसको अलाउ करते हैं, विड्रॉल को परमिट करते हैं या नहीं करते। इट मींस कि विड्रॉल की एप्लीकेशन लगा देना पब्लिक प्रोसिक्यूटर के हाथ में है, लेकिन उसके आगे इस केस को विड्रॉ करने की परमिशन देना या नहीं देना ये कोर्ट के हाथ। कोर्ट देखेगी कि क्या इससे कोई पब्लिक जस्टिस होने वाला है,
वो देखेगी वो रीजंस जो इस पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपनी एप्लीकेशन में लिखे हैं कि किन रीजंस से ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस केस को वापस करना चाहता है। अगर वो रीजन वैलिड है और पब्लिक इंटरेस्ट में इसको वापस किया जा रहा है, लोक हित में वापस किया जा रहा है, देन ही कोर्ट कंसेंट देंगी कि ठीक है कि हमने कंसेंट दे दी आपको कि आप इसको विड्रॉ कर लो। लेकिन अगर कोर्ट को लगा कि जो रीजंस दिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने वो वैलिड नहीं है, या रीजन तो वैलिड हैं बट मिसयूज है लॉ का, अब्यूज ऑफ लॉ है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, देन भी कोर्ट कंसेंट नहीं देंगी। और कोर्ट कंसेंट नहीं देंगी तो ट्रायल चलेगा, फर्दर प्रोसीडिंग चलेंगी। तो अब आप समझ रहे होंगे कि जो यहां पर केस दर्ज हुए हैं उनको कितना आसान होगा वापस लेना। केवल एक स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कह दिया कि ये हम केस वापस ले रहे हैं, तो क्या केस अभी तक भी वापस हो रहा है? ये तो था पुराना लॉ। अब मैं बात करता हूं नए लॉ की। नए लॉ में विक्टिम का रोल ऐड कर दिया है। अब ये जो केस है, हम इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं, वो इस केस का विक्टिम है, उसको इंजरीज हुई है, उसकी इंफॉर्मेशन पे एफआईआर रजिस्टर हुई है, वो इंफॉर्मेंट भी है। तो नए लॉ में ये ऐड कर दिया गया कि कोर्ट जब तक कंसेंट नहीं देंगी, फाइनली कंसेंट किसको देनी है? विड्रॉल की कोर्ट को। और नए लॉ में ये लिख दिया गया कि कोर्ट जब तक कंसेंट नहीं देंगी जब तक उस विक्टिम को नहीं सुन लेंगी। इट मींस जैसे ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन लगाई कि आप हमें केस को विड्रॉ कर दीजिए, तो कोर्ट क्या देखेगी? सबसे पहले देखेगी क्या गवर्नमेंट की कंसेंट है इनके पास। दूसरा देखेगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने क्या क्या रीजंस लिखे हैं, क्या वो वैलिड हैं, वैध रीजन है, और क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट में इसको विड्रॉल किया जा रहा है। और इसके बावजूद विक्टिम को नोटिस किया जाएगा, उस इंस्पेक्टर साहब को बुलाया जाएगा कि आप आइए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस केस को विड्रॉल की एप्लीकेशन लगा रहे हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, आपका नो ऑब्जेक्शन है क्या, आपकी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है क्या अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस केस को विड्रॉ करें तो? अब मुझे एक कारण बताइए कि वो इंस्पेक्टर जिनको इतना घेर के मारा गया, जिनको इतनी चोट लगी, जिनके परिवार वाले जब जब वो वीडियो देखते होंगे तो उनके परिवार पर क्या बीतती होगी? क्या वो इंस्पेक्टर आकर कह देंगे जी हाँ मेरी तरफ से नो ऑब्जेक्शन है कि आप इसको वापस कर दीजिए, इसको विड्रॉल करा दीजिए? कह सकते हैं अगर उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, तो स्वेच्छा से कोई भी इंस्पेक्टर नहीं कहेगा कि इस केस को वापस कर दीजिए। स्पेशली जब जब उस इंस्पेक्टर को यह पता है कि ये स्टूडेंट नहीं थे, ये तो क्रिमिनल्स थे, उन्होंने मारा है उनको। स्टूडेंट के लिए तो पुलिस इंस्पेक्टर ये कह भी सकता है कि ये बच्चे हैं, ये बहक गए थे, ये गुमराह हो गए थे, अब ये मेरे से गलती मान रहे हैं, मैं इनको माफ कर देता हूं। अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर विड्रॉ करते हैं तो उन्हें परमिशन दे दीजिए। लेकिन फिर भी डिपेंड करेगा उस इंडिविजुअल पर, उस विक्टिम पर, कि वो किस तरीके से सोचता है, क्या वो अपनी कंसेंट देता है। तो इस पूरे विड्रॉल के केस में आप देख रहे होंगे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर से कहानी शुरू होती है। स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट उसमें जरूरी है। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन लगाई, देन किस किस का रोल आया इसके बाद? इसके बाद रोल आएगा विक्टिम का। क्या वो कहता है कि विड्रॉ नहीं होना चाहिए? अगर इसने, विक्टिम ने अपने रीजन बता दिए कोर्ट को कि जी क्यों विड्रॉ नहीं होना चाहिए, मैं क्यों अपनी आपत्ति देना चाहता हूं, मैं अपना क्यों ऑब्जेक्शन दे रहा हूं, और कोर्ट अगर सेटिस्फाइड है तो कोर्ट कंसेंट नहीं देगी। और अगर कोर्ट ने कंसेंट नहीं दी तो केस विड्रॉ नहीं होगा। तो इस मामले में आप ये कहीं ना कहीं समझ पा रहे होंगे कि अगर सरकारें ये कहती हैं कि हम केसेस को वापस ले रहे हैं तो उसमें एक वैलिड रीजन होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स के लिए तो वैलिड रीजन हो सकता है, तो उसमें भी पहले जो इन्वेस्टिगेशन किया पुलिस ने
पुलिस आइडेंटिफाई करे पर्सन्स को कि ये लोग हैं, ये इन्वॉल्व हैं, इनमें से ये इतने लोग स्टूडेंट हैं और इतने लोग स्टूडेंट नहीं हैं, और इतने लोग पहले से ही किसी ना किसी क्राइम में इन्वॉल्व हैं। ये आइडेंटिफिकेशन करने के बाद कोर्ट के सामने रिपोर्ट रखे। तो अब ये सेक्शन 360 जो नई सेक्शन है बीएनएस में, जहां पर केस को विड्रॉल करने की बात होती है, अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या पूरा का पूरा केस विड्रॉ हो जाएगा? सपोज मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए विक्टिम भी तैयार, ठीक है साहब, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, केस विड्रॉ कर दीजिए, मुझे जो चोट लगी कोई बात नहीं, मैंने माफ कर दिया। उधर कोर्ट भी देखती है कि वैलिड रीजन है, पब्लिक इंटरेस्ट में केस वापस किया जा रहा है, अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है, तो कोर्ट ने भी मान लो कंसेंट दे दी। तो अब क्वेश्चन उठता है, क्या पूरा का पूरा केस विड्रॉ हो जाएगा? कंप्लीट केस विड्रॉ हो जाएगा? कंप्लीट केस का मतलब एक केस के अंदर केस एक है, सपोज एफआईआर नंबर 123 2026 पीएस पार्लियामेंट स्ट्रीट। इस केस के अंदर, इस एफआईआर के अंदर सपोज 5 सेक्शंस, 5 ऑफेंसेस जिनमें चार्जशीट किया, 5 ऑफेंसेस, केस एक है, 5 ऑफेंसेस हैं एंड 20 एक्यूज्ड, 20 एक्यूज्ड। तो अब क्वेश्चन ये है, क्या ये 5 के 5 ऑफेंसेस विड्रॉ हो गए और अगेंस्ट 20 सभी के अगेंस्ट विड्रॉ हो गए? क्योंकि केस एक है, अगर एक बार विड्रॉ करेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब तो पूरा का पूरा केस विड्रॉ हो जाएगा। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेक्शन 360 में लिखा गया है कि ये डिपेंड करेगा कि कौन कौन से ऑफेंसेस के लिए केस विड्रॉ किया जा रहा है और किन किन एक्यूज के लिए केस विड्रॉ किया जा रहा है। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। सारे के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लेकिन कोर्ट जरूरी नहीं है कि सारे ऑफेंसेस, 5 के 5 ऑफेंसेस के लिए कंसेंट दे दे और 20 के 20 एक्यूज के लिए कंसेंट दे दे, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि इसमें से 3 ऑफेंसेस के लिए कहे कि विड्रॉ हो गया और इधर से कहे कि 10 एक्यूज पर्सन्स हैं, इनके लिए मैंने कंसेंट दे दी, लेकिन जो बाकी बच गए उनके अगेंस्ट प्रॉपर केस चलेगा। ऐसे ही चलेगा जैसे रूटीन में चलता है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि एक केस को विड्रॉ करना कितना आसान काम है। क्या केवल और केवल एक व्यक्ति के कह देने मात्र से केस विड्रॉ हो सकता है? अब मैं एक और एंगल आपको दिखाता हूं। सपोज ये विक्टिम जिसने एफआईआर दर्ज कराई थी, ये कह दे कि मैं केस को विड्रॉ करना चाहता हूं, तो क्या केस विड्रॉ हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि केस इस विक्टिम का नहीं है, केस स्टेट का है, केस पब्लिक प्रोसिक्यूटर का है। वो डिसाइड करेंगे कि केस विड्रॉ होगा या नहीं। हाँ, एक तरीका है कि मानिए हाई कोर्ट के पास पावर है, सेक्शन 482 सीआरपीसी, नाउ आई थिंक 582 बीएनएसएस, जहां पर कोर्ट की जो इनहेरेंट पावर्स हैं उनको ये सेक्शन सेव करती है, बचाती है इनहेरेंट पावर्स को। इनहेरेंट पावर्स पर कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में लिखी हुई बातें। ये बात कहती है सेक्शन 528। एक और बात बता दूं आपको, मोस्टली लोगों को बड़ा ही कंफ्यूजन है सेक्शन 482 एंड इट्स करस्पॉन्डिंग सेक्शन इन न्यू लॉ। आप पूछ लेना किसी से क्वेश्चन कि हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर कहां लिखी है, पूछना, किसी से भी पूछना आप, तो जवाब मिलेगा सेक्शन 482 एंड इट्स करस्पॉन्डिंग सेक्शन इन न्यू लॉ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भैया ये जवाब गलत है। इनहेरेंट पावर नहीं है इस सेक्शन में, बल्कि जो इनहेरेंट पावर हाई कोर्ट को मिली हुई है उन पर इफेक्ट नहीं डालने देती है पूरी की पूरी सीआरपीसी या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को ये सेक्शन। तो इनहेरेंट पावर यहां नहीं है, इनहेरेंट पावर तो इनहेरेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है, उनके एस्टेब्लिश हो जाने मात्र से उनको पावर मिली है कि उनको जस्टिस करना है, और जस्टिस करने के लिए एक कोर्ट के पास जो पावर होनी चाहिए वो कुछ भी हो सकती है। वो इनहेरेंट का मतलब
वो जैसे ही कोर्ट बनी तभी उसी समय पैदा हो गई थी, किसी स्टैट्यूट से पैदा करने की आवश्यकता नहीं है उन्हें इनहेरेंट पावर्स की। कॉन्स्टिट्यूशन में हो सकती है इनहेरेंट पावर्स। तो आप कभी भी, मेरे व्यूअर हैं, आप किसी को ये जवाब नहीं देंगे कि इनहेरेंट पावर कहां पर है। इनहेरेंट पावर कभी भी इस सेक्शंस में नहीं है। आप हेडिंग पढ़ो, ये तो इनहेरेंट पावर को सेव करती है, बचाती है। इट मींस इनहेरेंट पावर तो कहीं और है, ये तो बचाती है और कहती है कि यहां पूरे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुछ भी लिखा हो, बट वो सब कुछ हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। तो ये तो इफेक्ट को बचाने वाली सेक्शन है, यहां से इनहेरेंट पावर नहीं मिलती। इनहेरेंट पावर तो कई बार अलिखित है, अनरिटन है, बस हैं उसके साथ। जैसे कि मेरे पैदा होते ही ह्यूमन राइट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो जो ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन की सेक्शंस हैं, क्या उनको कहोगे कि वहां पर मेरे ह्यूमन राइट है? ना भाई, वो तो मेरे ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट कर रही। ह्यूमन राइट तो मेरे पैदा होते ही शुरू हो जाते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तब भी आदमी पैदा हुआ था, तब भी उनके कुछ राइट्स थी। तो चलो लौट कर मैं आता हूं। हाँ, प्रक्रिया है कि अक्यूज जाए माननीय हाई कोर्ट के पास और कहे कि आप सर, आप अपनी इनहेरेंट पावर्स का यूज करिए। इनहेरेंट पावर आपके पास बहुत ज्यादा है जस्टिस करने के लिए, और ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आप पर रोक नहीं लगाता है, क्योंकि सेक्शन ये कहता है। तो अगर हाई कोर्ट को लगता है कि हां, जस्टिस करने के लिए इस एफआईआर का, इस केस का क्वेश्चन करना जरूरी है, देन माननीय हाई कोर्ट उस प्रोसीडिंग्स को क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन वो भी देखेंगे कि क्या इसमें ऑफेंस बनता है, क्या ऑफेंस कंपाउंडेबल है, क्या उसको दोनों पार्टीज ने सेटल कर लिया है, क्या ट्रायल चलाना फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगा, बहुत सारी बातें देखेंगे। बट यहां पर इन मामलों में माननीय हाई कोर्ट, जहां तक मेरी ओपिनियन है, इन पावर्स का भी यूज कर क्वेश्चन नहीं कर सकते प्रोसीडिंग्स को। तो अभी तक की बातों को अगर मैं कंक्लूड करूं, तो हमारी सरकारें अगर कह देती हैं, उनकी देखिए, उनकी अपनी ड्यूटीज है। अगर मैं इसी बात को ऐसे कहूं, 2 साल पहले या 2.5 साल पहले समझ लिया था, 2 सवा 2 साल पहले समझ लिया था कि फ्यूचर में ऐसे हुड़दंग मचेगा, उसमें स्टूडेंट की आड़ में आकर कुछ क्रिमिनल्स अपना अपना फायदा उठाए जाएंगे, पुलिस फोर्स को पीट जाएंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी को जला जाएंगे, और हो सकता है कि हमें प्रेशर में केस भी वापस लेना पड़े। तो हमें तो लेना पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसा काम कर दो कानून में जो हमारे कहने के बावजूद भी क्रिमिनल्स के अगेंस्ट केस वापस ना हो पाए। देन नए कानून में ये ऐड कर दिया गया कि जो विक्टिम है, जब तक कोर्ट उसको नहीं सुन लेंगे, तब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को केस विड्रॉ करने की परमिशन नहीं देंगे। ये नया ऐड किया, पुराने कानून में नहीं था। पुराने कानून में तो विक्टिम को पूछना ही नहीं था, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कोर्ट सेटिस्फाई हुई, वापस। अब मैंने आपको कहा था कि कोर्ट वैलिड रीजन देखेगी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने वैलिड रीजन दिए क्या? तो इसके लिए केस है राहुल वर्सेस राकेश, 2005 का केस है माननीय सुप्रीम कोर्ट का। इनका वैलिड रीजन नहीं होंगे तो आप उसको कंसेंट नहीं देंगे विड्रॉल की। दूसरा, अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ के लिए तो विड्रॉ नहीं हो रहा है, क्या पब्लिक इंटरेस्ट में ही विड्रॉ किया जा रहा है? ये भी आपको देखना है। किसको? कोर्ट्स को देखना है। अब्दुल करीम वर्सेस स्टेट 2000 का केस है माननीय सुप्रीम कोर्ट। अब एक और बात, मान लो कोर्ट ने भी कंसेंट दे दी, केस विड्रॉ हो गया, क्या अब इस कंसेंट के ऑर्डर, जो ये ऑर्डर पास हुआ है कंसेंट का, इसके अगेंस्ट क्या वो विक्टिम जो मना कर रहा था कि साहब नहीं वापस होना चाहिए, क्या वो हाई कोर्ट जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। ये एक जुडिशियल ऑर्डर है, जुडिशियल फंक्शन है कोर्ट का ये बताना, ये चेक करना कि इस केस को विड्रॉल की कंसेंट दी जाए या ना दी जाए। और जुडिशियल फंक्शन है तो जुडिशियल फंक्शन के लिए जो भी रेमेडी अवेलेबल है, रिवीजन एंड रिव्यू एंड अपील,
सब अवेलेबल है विक्टिम के पास, जा सकता है माननीय हाई कोर्ट के पास, फिर से हाई कोर्ट डिसाइड कर देंगे कि इसका विड्रॉल ठीक हुआ है गलत। अब मैं बात करता हूं थोड़ी देर के लिए कि मान लो कोर्ट ने कंसेंट दे दी, विक्टिम नहीं चाहता था बट कोर्ट ने कंसेंट दे दी, हाई कोर्ट भी मान लो वो नहीं चाहता है या उसको ज्ञान नहीं, तो क्या वो विक्टिम इंडिविजुअल इन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट केस कर सकता है? कंप्लेंट केस का मतलब इंडिविजुअल जाए मजिस्ट्रेट के सामने अपना कंप्लेंट केस फाइल कर दे कि जी मैं प्रोसिक्यूट करना चाहता हूं, स्टेट करना चाहे या ना चाहे, तो दोस्तों बिल्कुल कर सकता है। कंप्लेंट केस बिल्कुल फाइल हो सकता है। अगर वो इंस्पेक्टर साहब चाहें कि मुझे इंडिविजुअली, क्योंकि स्टेट ने मना कर दिया है, कोर्ट ने कंसेंट दे दिया केस विड्रॉल के लिए, कोर्ट समझती है कि पब्लिक इंटरेस्ट में है तो वो समझे, ठीक है, बट मुझे इंडिविजुअल को कंप्लेंट केस फाइल करने से नहीं रोका जा सकता, तो कंप्लेंट केस फाइल किया जा सकता है। तो आप समझ रहे होंगे कि केस को विड्रॉ किया जाना कोई आसान खेल नहीं है। तो जितने भी ये क्रिमिनल्स स्टूडेंट की आड़ में वो ये सोच रहे हैं कि हमारे अगेंस्ट केस वापस हो जाएंगे, उनके खिलाफ केस आसानी से वापस होने वाले नहीं है। और दूसरा एक और बात बता दूं मैं दोस्तों आपको कि जितने भी ऑर्गेनाइजर थे इस प्रदर्शन के, सीजेपी के ऑर्गेनाइजर, क्या उनके खिलाफ, चाहे उन्होंने स्वयं कोई हिंसा नहीं करी, क्या उनके खिलाफ कोई केस रजिस्टर हो सकता है उस हिंसा का, जो हिंसा उसके उनके प्रदर्शनकारियों ने करी? वो जंतर मंतर पर बैठे थे, जंतर मंतर से 1 किलोमीटर दूर जाकर या किसी दूसरे स्टेट में हिंसा करी गई, तो क्या उनके अगेंस्ट उस हिंसा के लिए केस रजिस्टर हो सकता है? दोस्तों बिल्कुल हो सकता है। जहां पर अनलॉफुल असेंबली की बात आती है, अनलॉफुल असेंबली में कॉमन ऑब्जेक्ट होता है, कॉमन इंटेंशन नहीं होती है, सामान्य उद्देश्य होता है, सामान्य आशय नहीं। और सामान्य उद्देश्य का मतलब यह होता है कि जितने भी पर्सन वहां प्रेजेंट थे उन सबका इंटेंशन एक ही था, कॉमन इंटेंशन था कि अगर पुलिस हमें रोकेगी संसद में जाने से तो हम कानून तोड़ेंगे। अब ये कॉमन ऑब्जेक्ट होने के बाद लाखों लोगों में से चाहे वो कानून तोड़ने के लिए पुलिस पर पथराव 2 लोगों ने किया, चाहे 10 लोगों ने किया, चाहे 20 लोगों ने किया, इसके लिए हर वो व्यक्ति जिम्मेदार होगा जो वहां पर प्रेजेंट था और जिसे पता था कि हर व्यक्ति का कॉमन ऑब्जेक्ट संसद में जाना है, उसके लिए पथराव भी करना पड़े तो भी चलेगा, बैरिकेड तोड़ना पड़े तो भी चलेगा। एक बात। दूसरी बात, क्या इनके अगेंस्ट अबेटमेंट का केस लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। अबेटमेंट बोले तो दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण 3 प्रकार से होता है। सेक्शन 45 भारतीय न्याय संहिता अगर आप पढ़ेंगे तो यहां 3 तरीके से बताया गया है कि अबेटमेंट होता है, दुष्प्रेरण होता है। नंबर 1 बात, इंस्टिगेट करके, यानी उकसाकर, उकसाया है। दूसरा, कॉन्स्पिरेसी में एंटर करके, कॉन्स्पिरेसी में एंटर करके, यानी एक कॉन्स्पिरेसी पहले से ही चल रही थी, उसमें कोई एक व्यक्ति और घुस गया आकर और फिर इसके बाद किसी भी पार्टी ने कोई एक्ट कर दिया, अबेटमेंट पूरा। तीसरा इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, ये तीसरे से आइडिया आएगा, इंटेंशनल एड कर दिया, इंटेंशनल एड कर दी। एक पर्सन ने, जो व्यक्ति अभी रास्ते में ही था ऑफेंस करने के, अभी हुआ ही नहीं था, सास है, इंटेंशनल, जानते हुए उसकी हेल्प कर दी। एग्जाम्पल देता हूं कि एक व्यक्ति घूंसों से मार रहा है एक दूसरे व्यक्ति को, उसी समय एक और आता है तो चाकू पकड़ा देता है इस घूंसे से मारने वाले व्यक्ति के हाथ में, कह रहा मार। क्या कर दिया? चाकू पकड़ा दिया, हेल्प कर दी उसे मारने में, जो उसने चाकू मार दिया, व्यक्ति मर गया। तो जिसने चाकू पकड़ाया उस व्यक्ति ने अबेटमेंट किया है, इंटेंशनली अबेटमेंट किया है। लेकिन लॉ में ना, ध्यान देना, ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एड हो सकती है अकेले
बट इंटेंशनल नहीं थी तो अबेटमेंट नहीं हुआ। इंटेंशनल एड है तभी अबेटमेंट होगा। लेकिन कानून की बुक खोलकर पढ़ना सेक्शन 45 दोस्तों, जब आप इंस्टिगेशन की बात करते हैं, जब पहला पॉइंट लिखा है इंस्टिगेट, तो उसके सामने ऐसा कोई वर्ड नहीं लिखा वहां पर कि इंटेंशनल इंस्टिगेट करता है, नोइंगली इंस्टिगेट करता है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है दोस्तों। वहां सिंपल लिखा है कि इंस्टिगेट करता है, उकसाता है। भाई एक व्यक्ति जंतर मंतर पर खड़े होकर भाषण देता है कि हमें संसद में जाना है, किसी भी कीमत पर जाना है, हर हालत में जाना। उसे नहीं पता कि मैं ए बी सी डी को कह रहा हूं कि तुम्हें घुसना है, नहीं, वो भीड़ को कह रहा है कि हमें जाना है। वो नहीं जानता कि ये वो बैरिकेड तोड़कर जाएंगे या पुलिस पर पथराव करके जाएंगे। बट इंटेंशनल होना कोई जरूरी है, बट इंस्टिगेट हो गए वो लोग, इसके भाषण से इंस्टिगेट हो गए, उकसे उकसावे में आ गए। अबेटमेंट कंप्लीट इन माय हम्बल ओपिनियन। आपका व्यू क्या कहता है आप बता सकते हैं, आप पढ़ के देखना कि यहां पर क्या लिखा है एडजेक्टिव और एड के सामने क्या एडजेक्टिव लिखा है। अगर लेजिस्लेचर की ऐसी इंटेंशन होती कि यहां पर भी इंटेंशनल इंस्टिगेशन होना चाहिए, तो लेजिस्लेचर लिखता यहां पर कि इंटेंशनली इंस्टिगेट द पर्सन अनदर पर्सन, बट नहीं लिखा लेजिस्लेशन। इट मींस जब इंस्टिगेशन की बारी आएगी तो इंटेंशनल जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ एड की बारी आएगी तो इंटेंशनल होना चाहिए। तो इस एंगल से जब आप देखेंगे दोस्तों, तब आपको समझ आएगा कि कोई केस वापस हो सकता है या वापस नहीं हो सकता, किसके खिलाफ क्या केस लग सकता है, कितने लोगों के खिलाफ केस वापस हो सकता है, किन के खिलाफ केस वापस नहीं हो सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे मैसेज जरूर दीजिए आप कि आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है। लाइक करिए, हाइप करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ज्वाइन करिए, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, आज इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय